नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। आप लोग सब लोग देख रहे होंगे बीते 11-12 वर्षों से लगातार जब कभी भी भारतीय जनता पार्टी में या केंद्र सरकार के सामने कोई संकट आता है तो नेहरू जी का नाम सामने रख दिया जाता है। उस संकट का सामना नेहरू जी को ढाल बनाकर किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, जो लगभग 12 या 13 साल अंग्रेज़ों की जेल में रहे, उनको डिमीन करने का काम बीते 11-12 वर्षों में हमने देखा है। ऐसा क्यों है, इसको समझने के लिए मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ। वाक्य है, भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव रहे और जहाँ तक मुझे याद है भारतीय जनता पार्टी के महासचिव भी रहे अनंत कुमार जी से जुड़ा। अनंत कुमार जी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और सबसे युवा कैबिनेट मंत्री थे। अनंत कुमार जी से मेरी उठा बैठ थी। अनंत कुमार जी मेरे बहुत करीबी मित्र थे। अनंत जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में भी मंत्री रहे और कुछ अरसा पहले, कुछ बरस पहले ही उनकी मृत्यु हुई है। अनंत जी बहुत हंसमुख स्वभाव के थे और बहुत ही शालीन व्यक्तित्व के स्वामी थे। एक बार गांधी परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, नेहरू गांधी परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने जो भाजपा में चले गए हैं, उन्होंने मुझसे इच्छा जाहिर की कि वे अनंत कुमार से मिलना चाहते हैं। तब अनंत जी पार्लियामेंट्री बोर्ड के सचिव थे भारतीय जनता पार्टी के, और तब केंद्र में सत्ता यूपीए की थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उनसे कहा कि आप सांसद हैं और इतने बड़े परिवार से आते हैं, आप अनंत कुमार जी से मिलना चाहते हैं और मेरे से ये मैसेज क्यों दिलवाना चाहते हैं? तो उन व्यक्ति ने, उस युवा नेता ने मुझसे कहा कि मैं ट्राई कर रहा हूं लेकिन मुझे समय नहीं मिल रहा है। मैं अनंत जी से मिला, मैंने अनंत जी से बात रखी और अनुरोध किया कि आप इनसे मिलिए। जैसा मैंने आपसे कहा, अनंत जी से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो उस अधिकार से मैंने कहा कि वो कुछ बात कहना चाहते हैं, आपको उनसे मिलना चाहिए। अनंत जी ने मुझसे क्या कहा उसको समझिए। अनंत कुमार जी ने मुझसे कहा कि जैसे मेरे ड्राइंग रूम में आने से पहले आप लोग जूता उतार के आते हैं, मैं इस व्यक्ति से, अपनी ही पार्टी के इस युवा सांसद से मिलूंगा तो सही, लेकिन उसको कह दीजिएगा कि वो गांधी सरनेम भी बाहर ही छोड़ के आए। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी को गांधी नेहरू सरनेम से कितनी चिढ़ है। इस घटना का संदर्भ इसलिए क्योंकि इन दिनों जब शीतकालीन सत्र चल रहा है, एक बार फिर से नेहरू जी को हर चीज के लिए, हर गलती के लिए दोषी ठहराते हुए हम देख रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जी ने सदन में अपने भाषण में नेहरू जी को चिन्हित किया, उन पर एलिगेशंस लगाए, और कल जब बहस चल रही थी एसआईआर पर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी सबसे पहला वोट चोर प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को करार दे दिया। तो चलिए आज चर्चा करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है? क्यों हर चीज के लिए नेहरू जी को जिम्मेदार ठहराने की प्रवृत्ति तेजी पकड़ रही है? जवाहरलाल नेहरू जी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब से, यानी 2014 से केंद्र की सत्ता में आसीन हुए हैं, तभी से भारतीय राजनीति में ये बहस एक स्थायी जड़ पकड़ चुकी है कि देश की मौजूदा समस्याओं की जड़ क्या है और उसकी ऐतिहासिक जिम्मेदारी किस पर जाती है। प्रधानमंत्री जी के अधिकांश भाषणों में ये उत्तर लगभग तय रहता है। बीते 70 साल और खास तौर पर पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का दौर, संसद हो, सार्वजनिक सभाएं हो, राष्ट्रीय पर्व हो, चुनावी सभाएं हो, मोदी जी की राजनीतिक भाषा में नेहरू और नेहरू गांधी परिवार बार बार लौट कर आते हैं। और ये केवल एक या दो उदाहरण नहीं है, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पैटर्न अब बन चुका है।
प्रधानमंत्री बार बार तर्क देते हैं कि देश को जिन गंभीर समस्याओं का सामना आज करना पड़ रहा है, चाहे वो कश्मीर हो, चाहे वो चीन से सीमा विवाद हो, चाहे वो आर्थिक असंतुलन हो, चाहे वो लोकतांत्रिक संस्थाओं में गिरता विश्वास हो या विदेश नीति के जटिल समीकरण हो, उन सब की नींव आज़ादी के बाद के शुरुआती वर्षों में रखी गई थी। और उन शुरुआती वर्षों में आप जानते हैं राजनीति में प्रमुख चेहरा जवाहरलाल नेहरू थे। यही कारण है कि उनका नाम प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों में केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे राजनीतिक प्रतीक के रूप में मौजूद रहता है जिस पर सारे मौजूदा संकटों की नैतिक जिम्मेदारी डाल के कल्टी मारी जा सके। फरवरी 2023 में आप याद कीजिए, राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव चल रहा था और उस धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने नेहरू गांधी परिवार पर सीधा तंज कसा। उसने इस प्रवृत्ति को और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया कि जितनी अपनी कमियां हैं उनको छुपाने के लिए नेहरू गांधी परिवार को ढाल बना लीजिए। तब मोदी जी ने कहा, जब किसी कार्यक्रम में नेहरू का नाम नहीं लिया जाता तो कांग्रेस वालों के बाल खड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर नेहरू इतने महान हैं तो उनके परिवार के लोग नेहरू उपनाम क्यों नहीं रखते। किसी कार्यक्रम में अगर नेहरू जी के नाम का उल्लेख नहीं हुआ तो कुछ लोगों के बाल खड़े हो जाते हैं, उनका लहू एकदम गर्म हो जाता है कि नेहरू जी का नाम क्यों नहीं दिया। आदरणीय सभापति जी, मैं बहुत आश्चर्य होता है कि चलो भाई हमसे कभी छूट जाता होगा नेहरू जी का नाम, और छूट जाता होता होगा हम ठीक भी कर लेंगे क्योंकि वो देश के पहले प्रधानमंत्री थे। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है कि उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। यह कथन केवल एक व्यंग नहीं था, तंज नहीं था, बल्कि नेहरू गांधी परिवार पर यह आरोप था कि वे प्रतीकात्मक रूप से नेहरू की विरासत का राजनीतिक उपयोग करते हैं लेकिन व्यक्तिगत रूप से उनसे दूरी बनाए रखते हैं। हालांकि ये बिल्कुल व्यर्थ की बात थी। सोनिया गांधी हों, राहुल गांधी हों, राजीव गांधी रहे हों, कोई भी हो, इंदिरा जी हो, गांधी नाम आया है फिरोज गांधी से, इंदिरा जी के पति से। ये कोई महात्मा गांधी के गांधी नाम से नहीं लिया गया है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहना था, उन्होंने कह दिया। इस धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह भी कहा था कि सैकड़ों सरकारी परियोजनाएं, भवन और योजनाएं एक ही परिवार के नाम पर रखी गई है, जिससे यह संकेत दिया जा सके कि देश की सार्वजनिक स्मृति पर एक परिवार का अवांछित आधिपत्य बनाया गया है। इसके बाद वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरा होने पर जो चर्चा हुई है उसका जिक्र मैं करता हूँ। ये चर्चा अभी कुछ 3 दिन पहले लोकसभा में हुई और इस चर्चा ने विवाद को, नेहरू जी से जुड़े विवाद को नए स्तर पर पहुंचा दिया। पहले तो हमको समझना होगा, नेहरू जी के विवाद को जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है नैरेटिव गढ़ने के लिए कि अपनी हर गलती के पीछे नेहरू जी को जिम्मेदार ठहरा दीजिए। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि वंदे मातरम पर जो विवाद स्वतंत्रता आंदोलन के अंतिम दौर में खड़ा हुआ, उसकी जड़ नेहरू युग की राजनीतिक कमजोरियों में थी। मोदी जी ने आरोप लगाया कि मुस्लिम लीग और जिन्ना के दबाव में कांग्रेस नेतृत्व ने राष्ट्रगान के साथ समझौता किया और प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं, जिन्ना के आगे झुककर वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने आपातकाल का संदर्भ दिया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे होने के समय वंदे मातरम के 100 वर्ष पूरे होने का समय उसी दौर से टकराया जब लोकतंत्र को कुचला गया था। जिन्ना के विरोध के 5 दिन बाद ही 20 अक्टूबर को नेहरू जी ने नेताजी सुभाष बाबू को चिट्ठी लिखी। वंदे मातरम की आनंद मठ वाली पृष्ठभूमि मुसलमानों को इरिटेट कर सकती है। मैं नेहरू जी का कोट पढ़ता हूं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वंदे मातरम गीत का बैकग्राउंड पढ़ा है। नेहरू जी फिर लिखते हैं, मुझे लगता है कि ये जो बैकग्राउंड है इससे मुस्लिम भड़केंगे। ये बात प्रधानमंत्री जी ने सही कही कि निश्चित तौर पर आपातकाल के समय लोकतंत्र को कुचला गया था।
लेकिन उसको वंदे मातरम से जोड़ना हास्यास्पद है। एक बार एक भाषण में मोदी जी ने नेहरू और इंदिरा गांधी दोनों को राष्ट्रगीत, लोकतंत्र और संविधान के संकट से भी जोड़ा था। बहरहाल जब ये बहस हुई, प्रधानमंत्री जी वंदे मातरम के बारे में काट छाट के बातें कह रहे थे, असली बात नहीं बता रहे थे कि वंदे मातरम के पहले 2 स्टैंजा को ही क्यों गाया जाता है। क्यों 1937 में कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने निर्णय लिया था कि पब्लिक फोरम में जब भी इस गीत को गाया जाएगा तो केवल 2 ही स्टैंजा क्यों गाए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि इसका नेहरू जी से कोई लेना देना नहीं, बल्कि गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने यह निर्णय लिया था कि केवल 2 ही स्टैंजा गाए जाने चाहिए, क्योंकि बाकी के जो पंक्तियां हैं वो धर्म विशेष को आहत कर सकती हैं। प्रधानमंत्री जी ने यह भी नहीं बताया कि 1950 में इस गीत को जब अडॉप्ट किया गया राष्ट्रगीत के रूप में, तब भी 2 ही स्टैंजा गाए जाने की बात में सहमति बनी थी और इस सहमति में श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोग भी शामिल थे। बहरहाल इसी बहस के दौरान प्रियंका गांधी लोकसभा में खड़ी हुई और उन्होंने प्रधानमंत्री के पूरे भाषण पर तीखा पलटवार किया। उनके भाषण को आप सुनिए। प्रियंका जी ने कहा कि यदि प्रधानमंत्री के मन में नेहरू को लेकर इतनी शिकायतें हैं तो क्यों ना एक पूरा सत्र सिर्फ इसी विषय पर रख लिया जाए, जिसमें प्रधानमंत्री जितना कहना चाहें एक बार में कह लें। तंज कसते हुए प्रियंका जी ने कहा कि इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि बाद में संसद देश के असली मुद्दों, बेरोजगारी, महंगाई, किसानों की हालात, शिक्षा और स्वास्थ्य के संकट पर गंभीरता से चर्चा कर सके। नेहरू जी से जितनी भी शिकायतें हैं, जितनी भी गलतियां उन्होंने की आपके जहन में, जितनी भी गालियां देनी है, जितना भी अपमान करना है, उसकी भी एक सूची बना दीजिए। नहीं, बात खत्म नहीं है। 999 अपमान, 9,999 अपमान, सूची बना दीजिए और फिर हम एक समय निर्धारित करते हैं। जैसे हमने 10 घंटे आज वंदे मातरम पर हमने बहस किया है ना, उस तरह से हम अध्यक्ष महोदय जी से पूछेंगे, एक समय निर्धारित करेंगे, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, जितने घंटों में आपकी ये शिकायत पूरी हो जाए, माननीय सदस्य आप शांत हो जाएं और हम बहस कर लेंगे। प्रियंका जी ने बिल्कुल सही बात कही। आप हर चीज से बचना चाहते हैं, हर गंभीर मुद्दों से बचना चाहते हैं, इसलिए नेहरू को ढाल बना लेते हैं। प्रियंका का यह बयान सत्ता बनाम इतिहास की बहस को सीधे टकराव की शक्ल देता है। यह केवल एक तंज नहीं, बल्कि इस आरोप का सीधा राजनीतिक जवाब था कि मोदी इतिहास में उलझकर या इतिहास में जनता को उलझाकर वर्तमान की जवाबदेही से बच रहे हैं। याद कीजिए, दिसंबर 2024 में संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि नेहरू से लेकर इंदिरा तक एक ही परिवार ने संविधान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने तब आरोप लगाया था कि संविधान संशोधन की गलत परंपरा नेहरू के समय से शुरू हुई और आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने इसे चरम पर पहुंचा दिया। अपने इस कथन के जरिए प्रधानमंत्री ने संविधान से जुड़े हर विवाद और संस्थागत संकट की ऐतिहासिक जिम्मेदारी भी नेहरू जी पर डाल दी। रुकावटें भी आई, लेकिन मैं फिर एक बार देश की जनता को नमन करता हूं कि देश की जनता पूरी ताकत के साथ संविधान के साथ खड़ी रही। आदरणीय सभापति जी, मैं आज यहां किसी की व्यक्तिगत आलोचना करना नहीं चाहता हूं, लेकिन तथ्यों को देश के सामने रखना जरूरी है और इसलिए मैं तथ्यों को रखना चाहता हूं। कांग्रेस के एक परिवार ने संविधान को चोट पहुंचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। और मैं इसलिए एक परिवार का उल्लेख करता हूं कि 75 साल की हमारी यात्रा में 55 साल एक ही परिवार ने राज किया है। इसलिए देश को क्या क्या हुआ है ये जानने का अधिकार है और इस परिवार के कुविचार, कुरीति, कुनीति,
इसकी परंपरा निरंतर चल रही है। हर स्तर पर इस परिवार ने संविधान को। अब सोचने की बात है, जब संविधान में ये प्रोविजन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की टीम ने बनाया था कि संविधान को संशोधित किया जा सकता है, तो इसमें गलत परंपरा की बात कहां से आई? संविधान को यदि संशोधित नहीं किया जाएगा समय, काल और परिस्थिति के अनुसार, तो वो एक डेड बुक हो जाएगी, एक मृत किताब की तरह हो जाएगा। कश्मीर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री का रवैया और भी तीखा रहा है। वो बार बार ये दोहराते हैं कि सरदार पटेल ने भारत की अधिकांश रियासतों का शांतिपूर्ण विलय करा लिया था, लेकिन कश्मीर को नेहरू के भरोसे छोड़ने की भूल की, जिसके परिणाम आज तक देश भुगत रहा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद भी, ये बात वो कई बार कहते हैं कि उनकी सरकार ने इतिहास की सबसे बड़ी गलती को सुधारने का काम किया। वो ये नहीं बताते हैं कि किन परिस्थितियों में आर्टिकल 370 को लागू करना उस समय की सरकार की मजबूरी थी। और यहां पर भी एक स्पष्ट पॉलिटिकल नैरेटिव दिखता है, नेहरू को समस्या का मूल कारण बताओ और अपने आप को बचाओ। संसद के बाहर जितनी चुनावी सभाएं होती हैं, वहां पर मोदी जी का स्वर और भी आक्रामक हो जाता है। 2018 में और उसके बाद के कई चुनावों में प्रधानमंत्री जी ने एक जुमला उछाला था, कामदार बनाम नामदार। इस जुमले के जरिए उन्होंने खुद को मेहनत और संघर्ष से आगे बढ़े नेता के रूप में और राहुल गांधी को वंशवादी राजनीति के प्रतीक नामदार के रूप में पेश किया। यह हमला केवल राहुल गांधी पर नहीं, बल्कि पूरे नेहरू गांधी परिवार पर था। हालांकि आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक परिवारवाद के उदाहरण मौजूद हैं। 2024 में रायबरेली में एम्स का उद्घाटन करने गए प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के शाही परिवार, ये प्रधानमंत्री जी का दिया हुआ जुमला है, कांग्रेस के शाही परिवार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि दशकों से रायबरेली क्षेत्र का इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए किया गया, विकास के लिए नहीं। उन्होंने तब यह भी कहा कि अब पहली बार रायबरेली को एक ऐसी सुविधा मिली है जो पहले केवल एक परिवार की राजनीति के कारण टलती रही। यहाँ भी नेहरू गांधी परिवार को विकास विरोधी और आत्म केंद्रित राजनीति का प्रतीक बनाकर प्रधानमंत्री जी ने पेश किया। इन सभी बयानों को आप एक साथ जोड़कर देखें तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि मोदी जी का नेहरू विरोध किसी एक घटना या विषय तक सीमित नहीं है। ये एक स्थायी राजनीतिक रणनीति का रूप ले चुका है, जिसमें हर संकट की जड़ अतीत है, और उसमें भी विशेषकर एक परिवार में तलाश ली जाती है। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक प्रवृत्ति करार देते हैं। उनका तर्क है कि सत्ता में एक दशक से अधिक समय बिताने के बाद भी मोदी सरकार यदि महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसानों और युवाओं के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे पा रही है, काले धन पर काबू नहीं कर पा रही है, तो इतिहास को बार बार कटघरे में खड़े करना उसके लिए सबसे सरल रास्ता है, ताकि अपनी जवाबदेही से वो बच सके। प्रियंका गांधी का तंज नेहरू पर पूरा सत्र रख लीजिए, दरअसल इसी प्रवृत्ति पर सीधा डायरेक्ट अटैक है। प्रियंका ने कहा कि इतिहास पर बहस होनी चाहिए, लेकिन हर बहस को इतिहास की गलियों में ले जाकर वर्तमान के कठिन सवालों से भागना लोकतंत्र के मूल भाव के खिलाफ है। और ये सच कहा प्रियंका ने। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कई बार कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री इतिहास को अपनी सुविधा के अनुसार चुनते हैं, अधूरी जानकारी देते हैं, अधूरी बातें कहकर राजनीतिक हथियार उन्हें बनाते हैं। भाजपा हमेशा यह कहती आई है कि वह केवल इतिहास का पुनर्मूल्यांकन कर रही है। भाजपा का तर्क है कि दशकों तक एक ही परिवार और एक ही पार्टी सत्ता में रही, इसलिए उसकी नीतियों की आलोचना स्वाभाविक है। निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ पर सही है। कांग्रेस की नीतियों की जहां पर भी कांग्रेस ने गलती की, आपातकाल लगाया, उसकी आलोचना होनी चाहिए। भाजपा इसे परिवारवाद के खिलाफ लड़ाई और नई राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल कल्चर की स्थापना बताती है। लेकिन सच यह है कि यह लड़ाई वैचारिक कम है और सुविधाजनक राजनीतिक ढाल अधिक बन चुकी है। आज स्थिति यह है कि नेहरू भारतीय राजनीति में केवल इतिहास का विषय नहीं रह गए, बल्कि वर्तमान सत्ता की सबसे प्रभावी राजनीतिक रणनीति का केंद्र बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी का हर हमला कांग्रेस की विरासत को कमजोर करने का प्रयास है, और विपक्ष
हर इस हमले का जवाब यह सवाल देकर खड़ा करता है कि मौजूदा सरकार अपनी विफलताओं की जिम्मेदारी कब लेगी। प्रियंका के शब्दों में, नेहरू पर एक सत्र रखकर बहस समाप्त की जा सकती है, लेकिन जनता के सवाल संसद के सत्रों से नहीं, नीतियों से, कल्याणकारी नीतियों से शांत होते हैं। हमारा देश, हमारा संविधान हमें कल्याणकारी राज्य की संज्ञा देता है। बेरोजगारी के आंकड़े, महंगाई की मार, किसानों की लगातार हो रही आत्महत्याएं, युवाओं में निराशा, शिक्षा और स्वास्थ्य का संकट, इन सब पर इतिहास नहीं, वर्तमान शासन से जवाब मांगा जाता है। यही कारण है कि नेहरू बनाम मोदी की लड़ाई अब केवल दो व्यक्तित्वों की नहीं बल्कि दो तरह की राजनीति की लड़ाई बन चुकी है। एक राजनीति जो अतीत की गलतियों को बार बार उभार कर वर्तमान को परिभाषित करना चाहती है, और दूसरी राजनीति कहती है कि अतीत से सीख लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन वर्तमान की जवाबदेही से अतीत को आगे करके बचा नहीं जा सकता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू पर मोदी जी के लगातार हमले और प्रियंका गांधी की सीधी चुनौती यह साफ कर देती है कि आने वाले समय में भी भारतीय राजनीति में इतिहास को एक हथियार बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा कि एक ओर इतिहास को दोष देने की राजनीति बढ़ेगी तो दूसरी ओर इतिहास से आगे बढ़कर वर्तमान की जवाबदेही तय करने की मांग तेज पकड़ेगी। तो देखिए, अभी तो संसद का शीतकालीन सत्र बहुत दिनों तक चलेगा। देखते हैं कितनी बार प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी मोदी जी को आगे करके अपनी जवाबदेही से बचने का प्रयास करते हैं। और ये भी देखने वाली चीज़ होगी, ये भी देखने का विषय होगा कि क्या वो जो बार बार पंडित जवाहरलाल नेहरू को, उस व्यक्ति को जिसने इस देश को आज़ाद कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके कद को पूरा विश्व मानता था, बेहद विषम परिस्थितियों में जब देश के खजाने में मात्र कुछ करोड़ रुपए थे, तब भी आईआईटी, आईआईएम, इसरो जैसी संस्थाओं की स्थापना करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को हर गलती के लिए, वर्तमान की हर समस्या के लिए जिम्मेदार ठहरा पाने में, उनको ढाल बना पाने पर कब तक प्रधानमंत्री मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी और भाजपा सफल होगी।